हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी क्लासेस में। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने एमसीक्यू सीरीज, जिसका आज पार्ट 8 हम डिस्कस करेंगे। और इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो उसमें हम यूज करते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो जो न्यूनतम मेमोरी होती है वो बाइट्स होती है। और बाइट्स के अलावा थोड़ा सा और जाने मेमोरी के बारे में हम, तो 1024 बाइट्स में एक केबी होती है, 1024 केबी की एक एमबी होती है, और 1024 एमबी की एक जीबी होती है, और 1024 जीबी की 1 टीबी होती है। और इसमें केबी का मतलब किलोबाइट, एमबी का मतलब मेगाबाइट, जीबी का मतलब गीगाबाइट और टीबी का मतलब टेराबाइट होता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है। तो इसका आंसर है विजय भाटकर। भारत के प्रमुख कंप्यूटर वैज्ञानिक सुपर कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये भारत के प्रमुख कंप्यूटर वैज्ञानिक थे विजय भाटकर जी, और इन्होंने जो सुपर कंप्यूटर बनाया था भारत के लिए, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसीलिए इन्हें भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है सतपुड़ा रेंज में, और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम इसको मैप में देखें तो ये देखिए आप मैप में, ये रही सतपुड़ा रेंज, ठीक है। और इसके ऊपर है विंध्यन रेंज, और नीचे है महादेव पहाड़ी, ग्वालियर हिल्स वगैरह। और ये है नर्मदा नदी, जो यहाँ से निकलती है अमरकंटक से, और अरेबियन सी में जाके गिरती है, ठीक है। और इसके ऊपर जस्ट विंध्यन रेंज है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका आंसर है जुको तेवई। ये जापान की थी। इन्होंने ही पहली बार माउंट एवरेस्ट शिखर पर आरोहण किया था। और इन्होंने 1975 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है वो है 8,848 मीटर समुद्र तल से। मैत्री रेल सेवा का संबंध किससे है। तो इसका आंसर है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली जो ट्रेन है उसको हम मैत्री रेल सेवा कहते हैं। और इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 14 अप्रैल 2008 को हुआ था। मतलब 14 अप्रैल 2008 को ये भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्ती बढ़ाने के लिए चालू की गई थी। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी एक ट्रेन चलती है, उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। और ये रेलगाड़ी 22 जुलाई 1976 को अटारी से लाहौर के बीच शुरू हुई थी। और इसका जो डिस्टेंस कवर करती है अटारी से लाहौर के बीच, ये मात्र 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया। तो इसका आंसर है गुरु अंगद। गुरु अंगद जी को गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और जो गुरु अंगद का बचपन का नाम था वो लहना था। भाई लहना कहते थे सब लोग इनको। और इनका जन्म 10 अप्रैल 1504 को हुआ था। और ये सिखों के दूसरे गुरु भी थे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 29 मार्च 1552 को हुई थी। बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला की खाने बहुत प्रसिद्ध हैं। और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। मतलब यहाँ पे आयरन ओर मिलता है। और ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं, जो 2000 तक मध्य प्रदेश का ही भाग था। और 2000 में पुनर्गठन के बाद ये छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे डल्ली राजहारा भी लोहे की एक खान है, वो भी काफी प्रसिद्ध है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसका आधार पूछा गया है। तो इसका आधार होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर आदि। मतलब स्वास्थ्य कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी रहती है, एजुकेशन क्या है, और लिविंग इंडेक्स क्या है, मतलब जीवन स्तर, आप किस स्तर पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें इसमें देखी जाती हैं मानव विकास सूचकांक में। और ये सूचकांक जब पहली बार 1990 में यूएन की एक संस्था यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन
डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका उत्तर है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और इसका जो समय काल था वो 1956 से 1961 तक था, और इसमें भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। इसके अलावा थोड़ा सा और जाने तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेकर 1956 तक थी, और इसका मॉडल हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। इसके अलावा 15 अगस्त 2014 को जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो ये योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। किसने खालसा पंथ की स्थापना की? तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और ये सिखों के अंतिम गुरु थे। इन्होंने बैसाखी के दिन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। इससे पहले हमने देखा था एक सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, तो वो थे गुरु अंगद, और जो सिख धर्म के संस्थापक थे वो श्री गुरु नानक देव जी थे। और अगर हम सिखों के 10 गुरु के बारे में जानें तो इनमें गुरु नानक देव जी पहले थे, गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु थे, गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु थे, गुरु रामदास जी चौथे गुरु थे, और गुरु अर्जन देव जी पांचवे गुरु थे, और जो छठवें गुरु थे वो गुरु हरगोविंद सिंह जी थे, और सातवें गुरु हरराय जी थे, और गुरु हरकिशन साहिब जी आठवें गुरु थे सिखों के, गुरु तेग बहादुर जी नौवें गुरु थे, और जो 10वें और अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? तो इसका आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके अलावा गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जो मेघना तथा हुगली नदी के बीच में है, और ये इसलिए यहाँ पे सुंदरवन नाम दिया गया है क्योंकि डेल्टा वाले क्षेत्र में सुंदरी एक वृक्ष होता है, उसकी अधिकता के कारण इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम इसे मैप में देखें सुंदरबन डेल्टा को, तो ये है सुंदरबन नेशनल पार्क, ये इंडिया है। इसके अलावा और ये है बांग्लादेश, ये दोनों के बॉर्डर पे है, और पश्चिम बंगाल में है। तो आप ये देख रहे हैं जो हरी हरी सी आकृति है ग्रीन कलर की, उसी को हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। मतलब जो नदी होती है ना कोई, उसके किनारे पे जो ट्रायंगल शेप में शेप बन जाता है पानी के, छिछले पानी का, उसको हम डेल्टा कहते हैं। लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो वॉलीबॉल में जो पिछली लाइन के खिलाड़ी होते हैं उनके लिए लिब्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक टीम में 6-6 खिलाड़ी होते हैं। जो वॉलीबॉल की टीम होती है उसमें प्रत्येक टीम में 6-6 खिलाड़ी होते हैं। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? इससे पहले भी हमने खजुराहो के मंदिरों के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों की निर्माण करवाया था, और जिस वंश की स्थापना थी वो नन्नुक ने की थी 831 ईस्वी में, और जो इन मंदिरों का निर्माण हुआ था वो हुआ था 950 से लेके 1050 ईस्वी के बीच में। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती के लिए किस जिले में होती है? तो इसका आंसर है मंदसौर। मंदसौर में अफीम की खेती की जाती है। इसके अलावा मंदसौर के पास में ही है खंडवा, तो वहां पे गांजे की खेती होती है, और इसीलिए इसे गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। चार धाम में शामिल है, जो हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं, पवित्र तीर्थ स्थल चार धाम, जिसे हम चार धाम यात्रा भी कहते हैं, तो उनमें शामिल हैं पुरी, द्वारका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और जानें तो जो बद्रीनाथ हैं वो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हैं, और ये उत्तर दिशा में स्थित हैं। और रामेश्वरम है जो वो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में पम्बन द्वीप पर स्थित हैं, और ये दक्षिण में स्थित हैं। और पुरी उड़ीसा में है, और ये पूरब में स्थित हैं। और द्वारका गुजरात में है, और ये पश्चिम दिशा में स्थित हैं। और तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार धाम है वो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं, और इनके अलावा चार मठ भी हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है, और ये झांसी की शासका थीं, और अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए
जून 1858 में ये वीरगति को प्राप्त हुई। और लक्ष्मीबाई जी के बारे में और थोड़ा सा जाने तो इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था और इनका जो बचपन का नाम था वो मणिकर्णिका था। रबी की फसलों को बोया जाता है, मतलब रबी की फसलों को किस मौसम में बोया जाता है? तो इसका आंसर है अक्टूबर और नवंबर में। ये फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं और फरवरी मार्च में काट ली जाती हैं। और इनकी जो प्रमुख फसलें होती हैं वो होती हैं चना, सरसों, मसूर, मटर आदि। और इनके अलावा रबी के अलावा खरीफ फसलें भी होती हैं वो जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और इनको अक्टूबर में काट लिया जाता है। और इनकी जो प्रमुख फसलें हैं वो हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। इसके अलावा एक तीसरी फसल और होती है जायद की फसल, जो इन दोनों फसलों के बीच में जो गैप मिलता है उसमें बोई जाती है और उसमें तरबूजा, खरबूजा, ऐसी सारी चीजें बोई जाती हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है, मतलब जो ऑप्टिकल ऑब्जर्वेटरी है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर विश्व में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है भारत में। ये वेधशाला भारत के लद्दाख में सरस्वती पर्वत चोटी पर हैनले गांव है उसमें स्थित है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4500 मीटर है, 4500 मीटर फ्रॉम दी सी। और ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ से जो खगोलीय एक्टिविटीज होती हैं उन पर नजर रखी जाती है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकन्सबर्ग पर्वत स्थित है और ये दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोथो नामक देशों के बीच बॉर्डर पे है और यह दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई 3482 मीटर है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर है बिश्केक। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है और इसको जो ऑफिशियली कहा जाता है किर्गिस्तान का नाम वो किर्गिज रिपब्लिक और किर्गिजिया भी कहा जाता है और ये मध्य एशिया की कंट्री है और किर्गिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब यहाँ इसके अगल बगल में कोई समुद्र भी नहीं है ना कोई नदी है, ये लैंड लॉक्ड है चारों तरफ भूमि से घिरी हुई। और ये कजाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है वो नॉर्थ में उज्बेकिस्तान से लगता है, ये देख सकते हैं आप, नॉर्थ में उज्बेकिस्तान से लगता है और उसके बाद वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में तजाकिस्तान से, ये देखिए आप, और साउथ वेस्ट एंड चाइना टू द ईस्ट, और पूरब में चाइना से लगता है। ये देखिए आप इसमें ढंग से देख लीजिए, ये है तजाकिस्तान, ये है किर्गिस्तान और इसके ऊपर कजाकिस्तान, इसके जस्ट बगल में चाइना। और इसकी जो करेंसी है वो है किर्गिस्तानी सोम। दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। कैसे लगे हैं आपको ये 20 प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर इनमें कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।